राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। तो आशा करते हैं कि इससे पहले के वीडियो आपने ज़रूर देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के वहाँ पर बच्चन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी, आप जा कर के देख सकते हैं। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए पढ़ते हैं आज हम रासो काव्य। इससे पहले हमने पढ़ा था श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, जिसके अंतर्गत हमने मेरुतुंग को पढ़ा था, अद्दामाड़ या अब्दुल रहमान को पढ़ा था, और हेमचंद्र को भी इसी में पढ़ा गया था। तो चलिए आज पढ़ते हैं रासो काव्य। तो रासो काव्य में सबसे पहले एक जो यहाँ पर बच्चन जी लिखते हैं क्या कि रासो शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। यानी कि जो रासो शब्द है ना, उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उसके लिए संदर्भ माने हैं। अब जैसे कि इसमें पहले लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल इसे रसायन से बना हुआ मानते हैं। अब रामचंद्र शुक्ल जी है, रासो की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रसायन से। ये प्रश्न बहुत बार कई बार पूछा जाता है कि किस विद्वान ने रसायन शब्द की उत्पत्ति या रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बीसल देव का जो है संदर्भ देते हुए उससे मानते हैं। बीसल देव में रसायन शब्द कई बार आया है, तो यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल इसे रसायन से बना हुआ मानते हैं। बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द के होते होते रासो हो गया है। अन्य लोगों में से कुछ लोग इसे राजयश, राजयज्ञ या रहस्य से निकला हुआ मानते हैं, तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे नाट्य उपरूपक रासक से प्रादुर्भूत कहते हैं। तो देखिए, वैसे तो विद्वानों के कई सारे मत हैं, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे राजसूय से माना है। जैसे आपने सुना हो राजसूय यज्ञ हुआ करते थे, तो ग्रियर्सन ने किससे माना है? राजसूय से माना है। अब हमें बताइएगा आप पता करके कमेंट बॉक्स में कि राजयश से किसने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। यदि आपको नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको 3 लोगों का मत बताया। पहला तो रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है, और ये रसायन शब्द हमें कहाँ मिलता है? तो बीसल देव रासों में एक पंक्ति आती है जिसमें शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी के नाम से एक पंक्ति है, उसमें रसायन शब्द कई बार आया, जिसकी वजह से रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। और ग्रियर्सन ने राजसूय से माना है, और इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे नाट्य उपरूपक रासक से प्रादुर्भूत कहते हैं या मानते हैं। बच्चन जी आगे कह रहे हैं कि रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है। यानी कि देखिए, यहाँ पर बच्चन जी का क्या मत है? यहाँ पर रासो को लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत मानते हैं। यानी कि शुक्ल ने रासो को रसायन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से, और बच्चन जी ने नाट्य रास से निकला हुआ बताया है। भागवत का रास भी लोक से लिया गया है, और नाट्य का रासक भी। इसमें गीत और नाट्य दोनों का मिश्रण होता है। तो जो रासक होते हैं, इसमें किसका किसका मिश्रण होता है? रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है। भागवत का रास भी लोक से लिया गया है, और नाट्य का रासक भी। इसमें गीत और नाट्य दोनों का मिश्रण होता है। भागवत की रासलीला से भी यह सिद्ध है। तो यानी जो रासक शब्द है, रासक शब्द में गीत और नाट्य दोनों का मिश्रण होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है आगे, ब्रजमंडल की रासलीला लोक प्रचलित रास का ही विकसित रूप है। तो जो ब्रजमंडल में रासलीला होती है ना कृष्ण भगवान से संबंधित, वो भी किसका? लोक प्रचलित रास का ही विकसित रूप है। अब आगे यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है कि जो जैन अपभ्रंश है वहाँ पर, यानी कि जो जैनियों की जो साहित्य है, उसमें क्या रास की लंबी परंपरा है। यानी कि हमें जो रास रचनाएं, रास और रासो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। रास एवं रासो दोनों अलग अलग हैं। अगर रास रहता है तो वो जैन साहित्य से संबंधित रचनाएं होती हैं, लेकिन अगर जो रासो रचनाएं हैं वो वीर गीतात्मक या वीर गाथात्मक रचनाएं होती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जैन अपभ्रंश में रास की लंबी परंपरा है। रास से ही रासः, रायण, रासु आदि बने। तो देखिए, रास से ही क्या क्या बना? रासः बना, रायण बना और रासु आदि बने। जैन रास
मूलतः सांप्रदायिक है। अब देखिए, जो जैन साहित्य के अंतर्गत रास साहित्य है ना, जैन परंपरा के या जैन संप्रदाय के अंदर जो रास साहित्य वो कैसा है, मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जैन साहित्य के अंतर्गत रास जो रचनाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, तो वही श्रृंगार वीर मिश्रित रचनाएं जो हैं जैन साहित्य में वो रास रचनाएं कहलाती हैं। अब देखिए, रासो काव्य में काव्य प्रकृति क्या है, तो रासो काव्य की मूल प्रकृति क्या थी, सामंतों और राजाओं के शौर्य और विकास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करना। अतिरंजित यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो है मनोहारी अच्छा सा दृश्य जो है चित्रित करना। आगे लिखते हैं कि सामंती चरित्र के ये अनिवार्य अंग हैं। क्या क्या सामंती चरित्र के लिए क्या क्या अनिवार्य अंग हैं, उनका शौर्य और विकास का अतिरंजित चित्र। ठीक है, तो सामंती चरित्र के ये अनिवार्य अंग हैं। इसके बाद अंग और शोभा भी है। शौर्य और विलास में कौन प्रधान है, कहना कठिन है, यानी कि जो विलास पूर्ण जो राजा हैं वो कैसे हैं, उनका जो शौर्य और विलास में कौन प्रधान है ये कहना कठिन है। शौर्य का प्रदर्शन विलास को लेकर है और विलास प्रियता शौर्य को लेकर, यानी जो शौर्य का प्रदर्शन है वो किस लिए, विलास के लिए। आखिर लड़ाई झगड़े युद्ध किस लिए करते थे, कि अपना जो है उनकी विलासितापूर्ण जीवन और बढ़े, उनके पास और धन संपत्ति है और राजा या और लोग उनके जो है उनके नीचे रह करके काम करे, तो जिससे क्या होगा, उनके अंदर उन्हें धन भी मिलेगा, उन्हें जो है यश भी मिलेगा और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए तमाम सारे चीज़ें भी मिल जाएंगी। और विलासप्रियता शौर्य को लेकर, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध है। किसी की सुंदर लड़की देखी कि उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ दौड़े। अब यहाँ पर द्वंद्वात्मक संबंध क्या, भले दोनों के द्वंद्वात्मक संबंध भी है और दोनों एक दूसरे की पूर्ति करके ही सामंती उन्हें बना देते हैं। अगर द्वंद्व नहीं होगा तो ना तो शौर्य के लिए विलास के लिए शौर्य का प्रदर्शन करेंगे और शौर्य का अगर प्रदर्शन करते हैं तो विलासपूर्ण जीवन जिएंगे। तो यही कारण है कि दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध है। किसी की सुंदर लड़की देखी कि उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ दौड़े। तो ये बात हो गई काव्य प्रकृति की। आगे चलते हैं। इस समय मुसलमानों के आक्रमण और तेज हो गए। कब हो गए, जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो विदेशी आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ उत्तर देती। पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गहरवाड़, चौहान, चंदेल, परिहार आदि राजपूतों के अलग अलग राज्य थे और वे आपस में लड़ा करते थे। युद्ध उनका व्यवसाय था और विलास खेती। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। रासो साहित्य की जो काव्य प्रकृति है वो क्या था कि युद्ध उनका व्यवसाय था और विलास उनकी खेती, यानी कि जो शौर्य के लिए जो बात करी गई ना, शौर्य और विलास का अतिरंजित जो चित्र मिलता था तभी उन्हें सामंती बनाता था। तो उसका यही कारण था कि युद्ध उनका व्यवसाय रहा करता था और विलासितापूर्ण जीवन उनकी खेती। यदि राजाओं में कभी संधि होती भी थी तो वे किसी भी तुच्छ कारण से कभी भी किसी क्षण टूट सकती थी, यानी उनमें कोई ऐसा नहीं था कि अच्छे से उन्होंने बात को रखा, संधि कर ली तो एक बात पर महत्व देने वाली, वो किसी छोटे से छोटे कारण के लिए कभी भी तोड़ देते थे। 8वीं शताब्दी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था और वहां पर अपना राज्य भी स्थापित कर लिया था, किंतु इसका प्रभाव शेष भारत पर नहीं पड़ा। 11वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों का आक्रमण शुरू हुआ। महमूद गजनवी 998 से 1030 के ईस्वी के लगातार हमलों ने उत्तर भारत को तबाह कर दिया। अब देखिए, इस बात को यहाँ पर रखने का क्या आशय है, क्योंकि यदि हम साहित्य पढ़ रहे हैं तो हमें उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समझना आवश्यक होगा, जिसकी वजह से हमें साहित्य की जो प्रकृति है वो इस तरह का साहित्य क्यों लिखा गया है ये जानने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो यही कारण है कि यहाँ पर बच्चन जी इस सभी का विवरण दे रहे हैं। बाकी हमें जो याद करने योग्य है वो हम बताते चलेंगे और हाईलाइट करते चलेंगे। तो इस देश की अपार संपत्ति घोड़े खच्चरों पर लाद कर गजनी ले गया। उसका सबसे घातक हमला सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। मंदिर की अतुल स्वर्ण राशि और अनगिनत हीरे जवाहरात देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। किसकी? महमूद गजनवी की। उन्हें हजारों खच्चरों पर लाद कर गजनी ले गया। सोमनाथ के मंदिर की रक्षा में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। 50,000, बताइए कितनी ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए थे। सोमनाथ की मंदिर की रक्षा में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। गजनवी के युद्धों का पूरा विवरण फारसी के इतिहासों में नहीं मिलता। अल बरूनी के तहकीके हिंदी का विवरण एकांगी और पक्षपात पूर्ण है। अब हमारे लिए काम की चीज़ यहाँ पर क्या मिला कि जो तहकीके हिंदी
ये तहकीके हिंदी किसकी पुस्तक है? तो अल-बरूनी की है। हमारे लिए इतनी बातों में ये महत्वपूर्ण बात हुई कि तहकीके हिंदी किसकी पुस्तक है? तो अल-बरूनी की है। तो इसका जो विवरण है वो भी एकांगी और पक्षपातपूर्ण है। महमूद को रोकने के लिए संघ बने थे, पर वे ठीक से काम नहीं कर सके। महमूद ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। लाहौर में उसका एक सूबेदार रहता था। वहां से लूट मार के लिए देश के विभिन्न भागों पर, मुख्यतः राजस्थान पर चढ़ाइयाँ करते रहते थे। इस देश के राजपूत राजाओं ने इसका सामना किस प्रकार किया, इसका वर्णन प्रायः नहीं मिलता, पर संस्कृत साहित्य में कहीं कहीं उसका उल्लेख हुआ है। यानी कि जो महमूद गजनवी के साथ में जो राजपूत राजाओं ने जो सामना किया था वो किस प्रकार का वर्णन है ये नहीं मिलता है, लेकिन संस्कृत साहित्य में कहीं कहीं पर उसका उल्लेख मिल जाता है। अजमेर के राजा अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। तो देखिए मुसलमानों को किसने परास्त किया था? तो अजय राय, और ये कहाँ के राजा थे? तो अजमेर के राजा थे। इन्होंने मुसलमानों को परास्त किया था। इसके अलावा उसके पुत्र अर्णोराज ने, किसके पुत्र? अजय देव के पुत्र अर्णोराज ने मुसलमानों को भारी शिकस्त दी। आना के पुत्र बीसल देव, अब देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा क्योंकि बीसल देव रासो हमें पढ़ना है। तो बीसल देव जो है किसके पुत्र थे? आना के पुत्र। और इन्हीं आना के नाम पर आना सागर भी एक तालाब खुदवाया गया था। तो आना के पुत्र बीसल देव, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में मुसलमानी सेना काफी दूर भीतर तक घुस आई थी, उन्होंने उसे खदेड़ कर उसकी सीमा में लौटा दिया। यानी कि जो मुसलमानों की सेना काफी दूर तक जो है भीतर घुस आई थी, तो किसने जो है खदेड़ कर भगाया था? तो बीसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके बाद अगला बता रहे हैं कि महमूद गजनवी के बाद दूसरा बड़ा हमला मोहम्मद गोरी का हुआ। तो देखिए सबसे पहला हमला जो इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर किया था महमूद गजनवी ने, उसके बाद दूसरा बड़ा हमला किसका हुआ? मोहम्मद गोरी का हुआ। यह युद्ध सन 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया। अब देखिए तराइन के मैदान का जो ये युद्ध था ये काफ़ी चर्चित था और ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है बहुत बार। तो ध्यान रखिएगा कि तराइन का जो युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। इसमें है कि राजपूतों ने पृथ्वीराज चौहान, जो कि दिल्ली अजमेर के राजा थे, के नेतृत्व में मोहम्मद को बुरी तरह हराया। तो देखिए जो ये मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। पर अगले वर्ष गोरी ने पुनः आक्रमण किया और पृथ्वीराज युद्ध में काम आया। गोरी ने गंगा यमुना के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। अब हमारे लिए प्रश्न यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि बच्चन जी ने, जैसे मान लिया 4 विकल्प देगा, उसमें से पूछेगा बच्चन जी ने इनमें से किस ऐतिहासिक घटना को इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना कहा है, तो वह तराइन का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदू महाराजे कम शक्तिशाली नहीं थे और न तो उनमें देशभक्ति की कमी थी, पर वे आपस की लड़ाइयों से जर्जर हो चुके थे। जर्जर यानी कमजोर हो चुके थे। झूठे आत्मसम्मान के लिए मर मिटना उनका स्वभाव हो गया था। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी भी तुच्छ कारण से कभी भी जो संधि करते थे वो तोड़ देते थे, है ना। छोटे से छोटे कारण के लिए उनकी संधि कोई मायने नहीं रखती थी। अपना जो स्वार्थ सिद्ध हुआ उसके लिए उन्होंने संधियों को तोड़ देते थे वे। तो झूठे आत्मसम्मान के लिए मर मिटना उनका स्वभाव हो गया था। उनके लड़ाई के उपकरण भी पुराने थे। हाथियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हिंदू नैतिकता और शत्रुओं के प्रति दया भाव से भी उनकी कम क्षति नहीं हुई। यदि ऐसा न हुआ होता तो तराइन का दूसरा युद्ध न होता। सबसे बड़ी अदूरदर्शिता तो यह थी कि हिमालय के दर्रों की चौकसी उन्होंने नहीं की। यानी कि सबसे ज़्यादा जो विदेशी आए वो कहाँ से आए? जो हिमालय के दर्रे थे, है ना, वहाँ से आए। तो यही कारण था कि इसको अदूरदर्शिता बताया है बच्चन जी ने कि अगर जो है यही सबसे बड़ी अदूरदर्शिता थी उस समय के राजाओं की कि वे हिमालय की दर्रों की चौकसी उन्होंने नहीं की। यदि चीनी दीवार नहीं बना सकते थे तो दर्रों की देखरेख के लिए किले तो बनवाए जा सकते थे। यानी जैसे चीन की दीवार से कितनी सुरक्षा होती है, उसी तरह कह रहे हैं कि यदि चीन की दीवार की तरह कोई दीवार नहीं बनाई जा सकती थी तो उन दर्रों की देखरेख के लिए किले तो बनवाए ही जा सकते थे। फिर भी राजस्थान के राजा ने अपने राज्यों में पठानों की दाल न गलने दी। वे बराबर लड़ते रहे। तो देखिए कौन लड़ रहा था? राजस्थान के जो राजे थे वो पठानों की दाल उन्होंने नहीं गलने दी थी। रासो काव्य कितने भी अप्रामाणिक क्यों न हो, पर उनके आधार पर तत्कालीन सामंती समाज की विलासिता और वैयक्तिक शौर्य का पता लग जाता है। जो भी हो, जो भी रासो काव्य मिले हैं उनमें पारस्परिक युद्धों, ईर्ष्या द्वेष, कलह, रूप
लोभ आदि का खूब बढ़ा चढ़ाकर चित्रण किया गया है। तो देखिए ये बात महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि जितने भी जो रासो काव्य हैं वे भले ही अप्रामाणिक हैं, लेकिन उनके आधार पर तत्कालीन सामंती समाज की विलासिता और वैयक्तिक शौर्य का पता लग जाता है। इसके अलावा जो भी रासो काव्य मिले हैं उनमें पारस्परिक युद्धों, ईर्ष्या द्वेष, कलह, रूप लोभ आदि का खूब बढ़ा चढ़ाकर चित्रण किया गया है। इस ऐतिहासिक दुर्घटना का उल्लेख ऊपर हुआ है। उसके मूल कारणों का पता रासो काव्य से लग जाता है, फिर भी लोक जीवन की कुछ न कुछ झांकी मिल ही जाती है। पर भाषा तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रासो काव्य प्रामाणिक नहीं सिद्ध होते। यानी कि एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। प्रश्न यह बनता है कि क्या रासो काव्य को प्रामाणिक माना जाना चाहिए अथवा नहीं, तो रासो काव्य प्रामाणिक नहीं माने जा सकते हैं। ठीक है ना। फिर भी लोक जीवन की कुछ न कुछ झांकी मिली जाती है, पर भाषा तथा ऐतिहासिक तथ्य, अच्छा देखिए किस लिए जो है प्रामाणिक नहीं माने जा सकते, क्योंकि भाषा और ऐतिहासिक तथ्य। अब देखिए जैसे पृथ्वीराज रासो की बात कर ली जाए तो पृथ्वीराज रासो के जो कवि हैं चंद्रबरदाई जी, उनको है शुक्ल जी ने महाकवि की उपाधि दे दी और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य कहा। लेकिन इसी ग्रंथ को शुक्ल जी इसे जाली भी कहते हैं, है ना। तो जाली भी कह रहे हैं और महाकवि और महाकाव्य भी कह रहे हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि शुक्ल जी ने जो उसका जो काव्य का ढांचा है, जो महाकाव्य के जो भी प्रमुख तत्व होने चाहिए, जो अंग होने चाहिए, जो महाकाव्य के लिए जो भी जरूरी आवश्यक काव्यात्मक जो काव्यशास्त्रीय नियम होने चाहिए, उनके आधार पर वह रचना पूरी तरह से खरी उतरती है। तो यही कारण है कि उसको जो है उन्होंने क्या कहा है, उसको उन्होंने महाकाव्य कहा। लेकिन जाली इसलिए कहा क्योंकि उसमें जो है जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वह प्रमाण स्वरूप नहीं मिलती, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, वह जो है प्रामाणिक सिद्ध नहीं होती। उसका जो है प्रमाण कहाँ मिलता है, तो आपको ध्यान होगा अगर, तो कश्मीरी कवि जयानक है, तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था संस्कृत में। तो जो संस्कृत में पृथ्वीराज विजय लिखा गया है जयानक के द्वारा, उसमें जो तिथियां दी गई हैं वो पृथ्वीराज रासो की तिथियों से काफ़ी जो है अलग हैं, मेल नहीं खाती हैं, जबकि जयानक वाली की जो तिथियां हैं ऐतिहासिक प्रमाण हैं वो मेल खाते हैं। तो यही कारण है कि शुक्ल जी ने उसे जाली घोषित किया। लेकिन सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को, शुक्ल जी से पहले भी किसने जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आगे चलते हैं। देखिए खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो ऐसी रचनाएं हैं, यानी कैसी, जो प्रामाणिक नहीं है। भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि का जय मयंक जसचंद्र का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। श्रीधर का रणमल्ल छंद सामान्य पुस्तक है। तो ये सभी रासो काव्य के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली पुस्तक आई रासो काव्य की, कौन सी? बीसल देव रासो। तो चलिए बीसल देव रासो को देख लेते हैं। बीसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है। तो हमारे लिए पहला ही प्रश्न बन गया क्या, कि बीसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? प्रबंधात्मक है, गीत काव्य है या खंड काव्य है? तो ये किस तरह का है? विरह गीतात्मक काव्य है, यानी विरह गीत काव्य है। इसका रचयिता नरपतिनाल है। तो बीसल देव के रचयिता कौन है? नरपतिनाल है। पर अपने ऐतिहासिक तथ्य, रचना काल तथा भाषा के आधार पर यह अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है, यानी बीसल देव रासो भी प्रामाणिक नहीं माना जाता है। हमने अभी ऊपर देखा ही था। रचनागत वर्तमान कालिक क्रिया के प्रयोग से नरपतिनाल बीसल देव का समकालीन प्रतीत होता है। अब देखिए इसमें एक प्रश्न बन चुका है पहले भी, कि 4 रासो रचनाएं दी गई थी, उसमें से पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जिसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग मिलता है, तो वह है बीसल देव रासो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रचनागत यानी बीसल देव रासो में वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि नरपतिनाल जो है बीसल देव का समकालीन प्रतीत होता है। संभव है नाल यानी जो इसका रचयिता है वह इसका यानी बीसल देव का राजकवि रहा हो। इसके बाद अगला है, बीसल देव की विभिन्न प्रतियों में उसके रचना काल की विभिन्न तिथियां अंकित है। तो देखिए जो बीसल देव रासो है ना, उसके रचना के लिए कई सारी तिथियां मिलती हैं, जिसमें से 1073, 1076, 1212, 1272 और 1373 विक्रमी आदि। अब इसमें देखिए जो 1212 है ना, ये संवत में शुक्ल जी ने इसे ही माना है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो ईस्वी में हो जाएगा 1155 ईस्वी। यानी कि हमारे लिए एक जानकारी यहाँ पर क्या हो गई कि जो बीसल देव रासो है उसका रचना काल क्या है? 1212। और इसके लिए एक प्रमाण भी देते हैं यहाँ पर
1272 मजारी। तो ये एक आता है, एक लाइन आती है बीसल देव रासो में। उसी के आधार पर जो है शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति भी रसायन से मानते हैं और इसका समय भी यही बताते हैं कि 1212 संवत है। और ईस्वी में निकालेंगे तो 1155 में हो जाएगा। तो देखिएगा बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपतिनाल है। यह एक विरह गीत काव्य है। यह इसमें जो है सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसका रचनाकाल 1155 ईस्वी है। ठीक है। इसके बाद ये कहना कि इसमें कौन सी तिथि प्रामाणिक है अथवा एक भी प्रामाणिक नहीं है कठिन है। शुक्ल जी इसका रचनाकाल 1212 विक्रमी ठहराते हैं। द्विवेदी जी भी इसी तिथि पर अपनी मुहर लगाते हैं, यानी कि जो शुक्ल जी ने माना है 1212 संवत, उसमें उस बात को द्विवेदी जी भी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी इसी को सही मानते हैं। मोतीलाल मेनारिया इसे और भी परवर्ती यानी बाद का ठहराते हैं, यानी कि जो मोतीलाल मेनारिया हैं उन्होंने बीसल देव का समय क्या माना है? तो उन्होंने बीसल देव का समय माना है 1546 से 1560 के आसपास का। तो ये तिथियां जरूर ध्यान रखिएगा। भाषा के आधार पर इसका रचना काल निश्चित नहीं किया जा सकता। यह गीत काव्य है और मौखिक रूप से गाया जाता रहा होगा। तो अभी हमने इसका काव्य का प्रकार देख लिया कि यह विरह गीत काव्य है और यह मौखिक रूप से गाया जाता रहा होगा, इसलिए इसकी भाषा निरंतर परिवर्तित होती रही। यदि बीसल देव का समय निर्धारित हो जाए तो समस्या के समाधान के निकट पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हमें बीसल देव का भी समय नहीं पता है। तो यही कारण है कि ये प्रामाणिक, इसकी प्रामाणिकता पर संदेह रहता है। जिस विग्रहराज का उल्लेख इस रासों में हुआ है वह कौन से विग्रहराज थे? चतुर्थ या तृतीय, है ना। ये यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं बच्चन जी कि जो विग्रहराज जिनका अभी उल्लेख हुआ था इस रासों में, तो उसमें विग्रहराज चतुर्थ का उल्लेख मिलता है या तृतीय का मिलता है? शुक्ल जी विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुक्ल जी ने जो है कौन सा विग्रहराज यानी बीसल देव का जो दूसरा नाम था विग्रहराज, तो वो विग्रहराज चतुर्थ को उन्होंने बीसल देव रासों का नायक माना है। उसका समय 1220 विक्रमी के आसपास है, इसलिए पुस्तक में उल्लेखित निर्माण काल 1272 मझारी का अर्थ 1212 विक्रमी मानने में सुविधा हो जाती है। तो देखिए ये जो पंक्ति हैं ये भी बीसल देव रासों की हैं, 1272 मझारी। तो इसे ही 1272 जो यहाँ पर बहोतरा है वो 1212 से ही लगाया जाता है, 1272 नहीं है। तो 1212 मानने में सुविधा हो जाती है। क्योंकि बीसल देव का विवाह धाराधिपति भोजराज की कन्या से हुआ था, इसलिए वह तिथि असंगत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि भोजराज की मृत्यु इस विग्रहराज से 100 वर्ष पहले हो चुकी थी। शुक्ल जी ने यह शंका स्वयं उठाई है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो बीसल देव की नायिका है ना, कौन? बीसल देव की जो नायिका है वह जो भोजराज की कन्या थी, और भोजराज की कन्या तो जो भोजराज थे, तो भोजराज की मृत्यु कब हो चुकी थी? जो बीसल देव चतुर्थ थे या विग्रहराज चतुर्थ थे उनसे 100 वर्ष पहले हो चुकी थी। अब अगर 100 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो उनकी बेटियां रही होंगी या उनकी कन्या रही होगी, तो वो कहीं ना कहीं बीसल देव से तो बड़ी रही होगी। तो यही कारण है कि इसमें जो है बीसल देव का विवाह धाराधिपति भोजराज की कन्या से हुआ था, इसलिए वह तिथि असंगत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि भोजराज की मृत्यु इस विग्रहराज से 100 वर्ष पहले हो चुकी थी। शुक्ल ने यह शंका स्वयं उठाई है। अब देखिए यहाँ पर शुक्ल जी का कथन है कि जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा बीसल देव विग्रह राज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो विग्रह राज चतुर्थ था या बीसल देव राजा थे वो कहाँ के राजा थे? तो अजमेर के चौहान राजा थे। ठीक, उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह नाटक, जो कि संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है, ठीक, और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए क्या ध्यान रखने योग्य बात है कि जो ललित विग्रह नाटक है वो किसका है? तो वो सोमदेव का है। सोमदेव कौन था? तो बीसल देव का राजदरबारी कवि था। और ये जो है किसमें लिखा, इसका कुछ अंश कहाँ मिलता है? तो शिलाओं यानी पत्थरों पर मिलता है। और ये कहाँ पर सुरक्षित रखा गया? तो राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल के इस बीसल देव रासों में कि जैसा होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। यानी कि जो ललित विग्रह नाटक है उसमें बीसल देव की जिस घटना का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, बीसल देव में जो घटना है, बीसल देव रासों में जो घटना है, इसका कहीं भी कोई भी अंश ललित विग्रह नाटक में नहीं मिलता। वही कह रहे हैं कि नाल के इस बीसल देव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का, यानी जो जिस नायिका का पति
विदेश चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। तो यहाँ पर वही प्रोषित पतिका के वर्णन के लिए आया है, मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। तो देखिए ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बीसल देव का जो है रासो कहना खटकता है, ये केवल इतना ही कथन पूछा जा सकता है। ये किसका है? बच्चन जी कहते हैं कि बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। कौन कहता है? बच्चन जी। पर नाल विग्रहराज चतुर्थ का नहीं, तृतीय का समसामयिक था। यानी जो इसका रचनाकार है ना, नरपति नाल, वो किसका? विग्रहराज चतुर्थ का नहीं, यानी बीसल देव का रासो का जो नायक उसका नहीं, ये तृतीय का समसामयिक था, यानी विग्रहराज तृतीय का समसामयिक था। वह चौथे विग्रहराज की तरह शूरवीर नहीं था। जहाँ तक शौर्य और श्रृंगार का संबंध है, वह अर्ध सामंत था, यानी विलासी तो था या वीर नहीं। तो पूर्ण सामंत होने के लिए अभी हमने ऊपर देखा था क्या होना चाहिए कि विलासी भी होना चाहिए, यानी जीवन में विलासिता भी होनी चाहिए थी और शौर्य भी होना चाहिए था। जहाँ तक शौर्य और श्रृंगार का संबंध है, वह अर्ध सामंत था, यानी विलासी तो था पर वीर नहीं। ऐसे राजा का रासो श्रृंगारिक हो सकता है, यानी कि जिसमें शौर्य ही नहीं, जिसमें वीरता नहीं, तो वह केवल कैसा हो जाता है? उसका रासो कैसा होगा? श्रृंगारिक ही हो सकता है। भोजराज का उत्तराधिकारी 1116 विक्रमी में विद्यमान था। विग्रहराज तृतीय ने सेना भेजकर उसकी सहायता की थी। इस तथ्य के आधार पर माता प्रसाद गुप्त ने बीसल देव का समय 1150 विक्रम के आसपास ठहराया है। अब हमारे पास यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी। पहला तो ये कि माता प्रसाद गुप्त ने बीसल देव का समय क्या ठहराया है। दूसरी बात ये कि जो बच्चन जी है ना, उन्होंने शुक्ल ने तो विग्रहराज चतुर्थ को माना, लेकिन बच्चन जी ने किसको माना? बच्चन जी ने विग्रहराज तृतीय को जो है इसका नायक माना है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो विग्रहराज तृतीय था ये जो है विलासी था लेकिन वीर नहीं था। यही कारण है कि जो ये रासो ये वाला है बीसल देव रासो, ये वीर गाथात्मक रचना न होकर के श्रृंगारिक रचना है। तो उसका ये प्रमाण या फिर ये तथ्य इसके बारे में बताते हैं। और माता प्रसाद गुप्त ने इसका समय क्या माना है? तो 1150 विक्रमी के आसपास ठहराया है। बांसवाड़ा, उज्जैन, बेतवा के दानपत्रों और शिलालेखों के आधार पर भोजराज का समय 1076 से 1115 विक्रमी ठहराया गया है। ऐसी स्थिति में विग्रहराज तृतीय का भोजराज की बेटी राजमती से विवाहित होना बिल्कुल संभाव्य है। यानी कि ये विग्रहराज तृतीय से जो है, जो भोजराज थे ना, भोजराज जिनका अभी बताया था कि उनकी मृत्यु बीसल देव चतुर्थ से 100 वर्ष पहले हो चुकी थी। तो अब जब 100 वर्ष पहले उनकी हो चुकी थी, इसका मतलब कि विग्रहराज चतुर्थ से इन्होंने न मान करके विग्रहराज तृतीय से जो है भोज की बेटी राजमती से विवाह होना संभावना जताई कि ऐसा हो सकता है कि हुआ होगा। रासो के आरंभ में भोजराज की प्रशस्ति की गई है। तो जो बीसल देव रासो हैं उसमें किसकी प्रशस्ति या प्रशंसा मिलती है? तो उसके आरंभ में भोजराज की प्रशस्ति मिलती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि ग्रंथ का समारंभ राज्यारोहण को ध्यान में रखकर किया गया हो, अतः 1076 विक्रमी को इसकी रचना का समारंभ मानने में कोई अनौचित्य नहीं है। यानी कि देखिए, जैसे कि हमारे पास 4 तिथियां हैं। पहला तो था जो शुक्ल जी ने माना था 1212 विक्रमी, ठीक। इसके अलावा माता प्रसाद गुप्त ने 1050 विक्रमी माना और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 1212 ही माना था। माता प्रसाद गुप्त ने 1050 माना, 1150 माना। और बच्चन जी कितना मानते हैं बीसल देव का समय? तो 1076 विक्रमी कह रहे हैं कि 1076 विक्रमी को इसका रचना का समारंभ मानने में कोई अनुचित नहीं, यानी उचित है, माना जा सकता है। आगे आता है, ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कथन है ये लाइन कि बीसल देव रासो 4 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? बीसल देव रासो 4 खंडों में विभाजित है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से शाकंभरीश्वर बीसल देव के विवाह का वर्णन है। तो देखिए, पहले भाग में क्या है? भोज परमार की पुत्री कौन थी? राजमती। यानी कि इसमें बीसल देव रासो में बीसल देव नायक है और राजमती नायिका है। इसका ध्यान रखिएगा। ये 4 खंडों में है। दूसरी बात कि इनका विवाह कहाँ पर हुआ था? तो शाकंभरीश्वर में हुआ था। दूसरे खंड में राजमती से रूठकर रत्न ले आने के लिए बीसल देव का उड़ीसा जाना वर्णित है। यानी कि दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में बीसल देव रूठकर कहाँ चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है और चौथे खंड
चौथे में भोजराज का अपनी पुत्री का मालवा ले जाना वर्णित है और उसी में बीसलदेव के उड़ीसा से लौटने और राजमती के घर ले जाने का प्रसंग भी समाविष्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये 4 खंड है, इनको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा किसमें क्या क्या है, और विरह वर्णन जो है तृतीय में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब अगला है संदेश रासक की तरह बीसल रासो एक गेय काव्य है। तो जैसे संदेश रासक है ना, संदेश रासक को हमने पढ़ा था इससे पहले, किसकी रचना है, अब्दुल रहमान की, और अब्दुल रहमान को ही हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। तो वही कह रहे हैं कि संदेश रासक की तरह बीसलदेव रासो एक गेय काव्य है। फर्क ये है कि रासों में कुछ घटनाएं भी जुड़ गई हैं जबकि रासक में घटनाएं नहीं हैं। नाल एक ओर राजाश्रित है, दूसरी ओर उनके काव्य में लोक तत्व भी कम नहीं है। यानी कि जो नरपति नाल हैं वो राजाश्रित तो हैं लेकिन उनके काव्य में लोक तत्व भी है ना, लोक तत्व भी यानी जो समाज में और भी घटनाएं हो रही वो भी हैं। इन लोक तत्वों के आधार पर किसी को जन कवि घोषित करना भ्रम पैदा करना है। संदेश रासक में एक विरहिणी नायिका पथिक से विरह संदेश भेजती है। तो देखिए जो संदेश रासक है, हमने इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा था, उसमें संदेश रासक में क्या होता है, एक विरहिणी नायिका रहती है जो पथिक से, है ना, पथिक यानी जो राहगीर, उससे विरह संदेश भेजती है, और रासो की राजमती भी संदेश वाहक से अपना विरह निवेदन भेजती है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में समानता क्या है, तो दोनों में समानता ये है कि रासों में राजमती भी संदेश वाहक से अपना विरह निवेदन भेजती है और संदेश रासक में भी जो है नायिका अपना संदेश किससे भेजती है, पथिक से भेजती है। रासक में संदेश वाहक के जाने के पीछे ही नायक आ जाता है, रासक यानी संदेश रासक, किंतु रासों में संदेशवाहक संदेश लेकर उड़ीसा जा पहुंचता है। किंतु जहां तक लोक तत्वों का संबंध है रासक की अपेक्षा रासों में वह अधिक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है कि दोनों रचनाओं में से किस में से लोक तत्व की अधिकता है, तो वो कौन सी है। जैसे प्रश्न बन सकता है इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जिसमें लोक तत्व की अधिकता है, तो वो है बीसलदेव रासो। गृहस्थ जीवन का उतार चढ़ाव, शकुन अपशकुन, 12 मासा, मुहूर्त विचार, तंत्र मंत्र आदि से रासो भरा पड़ा है। योगियों की उस विद्या का भी इसमें उल्लेख है जिसके द्वारा वह पल क्षण में हजारों कोस दूर जा सकता है। यह सब लोक जीवन से ही लिया गया है, पर इनके आधार पर नाल जन कवि नहीं हो जाता। यानी कि भले ही लोक तत्व को उसने समाहित किया है बीसलदेव रासो में, किंतु इनके कारण, केवल यही कारण पर्याप्त नहीं है कि उसे जन कवि कह दिया जाए। यह सब जन जीवन के ह्रासोन्मुखी तत्व हैं। यानी इन जो तंत्र मंत्र और ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी क्या हैं, जो तंत्र मंत्र और योग की जो विद्या हैं, उतार चढ़ाव, शकुन अपशकुन, 12 मासा, है ना, तो ये सभी क्या है, ये सभी लोक जीवन के ह्रासोन्मुखी तत्व, यानी ह्रास करने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले नहीं। तो यही कारण है कि जो नरपति नाल है वह जन कवि की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इनका फल आज भी देश भुगत रहा है, किसका, यही तंत्र मंत्र, मुहूर्त विचार, शकुन अपशकुन का। राजा भोज की कन्या का स्वाभिमानी होना स्वाभाविक है। राजा भोज की कन्या का स्वाभिमानी होना स्वाभाविक है भी तो वह एक राजा की ही कन्या। राजा और रानी यानी बीसलदेव और राजमती दोनों में सामंती अहम है। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि किस रचना के नायक और नायिका दोनों में सामंती अहम की जो है सामंती अहम दिखाई पड़ता है, सामंती अहम की झलक है, तो वो बीसलदेव रासो है, ध्यान रखिएगा। राजा ने गर्वोक्ति की कि उसके समान धनी राजा दूसरा नहीं। रानी से रहा नहीं गया, वह बोली कि तुमसे धनी तो उड़ीसा का राजा है, तुम्हारी खान से नमक निकलता है और उसकी खान से हीरे पन्ने। तो देखिए ये अहम का ही टकराव था जिसके कारण उसने जो है, राजा ने कहा कि उसके समान धनी राजा दूसरा नहीं, तो रानी ने कह दिया कि तुम्हारी खान से तो नमक निकलता है, जबकि उड़ीसा के राजा की खान से हीरे पन्ने। रानी की बात राजा के सामंती मिजाज को अच्छी नहीं लगी, वह रानी से रूठकर हीरे जवाहरात लाने उड़ीसा चला गया। इस कहासुनी के बावजूद है तो वह भारतीय परंपरा में पली नारी, यानी कि जो राजमती है उसको फिर से वही भारतीय परंपराओं का एक जो मतलब संस्कार है उसका दिखाया गया कि इस कहासुनी के बावजूद है तो वह भारतीय परंपरा में पली नारी। प्रिय के वियोग में वह अत्यंत विकल हो उठी। वह शंकर भगवान को उलाहना देने लगी कि तुमने मुझे स्त्री को क्यों बनाया, और भी तो कुछ बना सकते थे, जंगली जंतु, गाय, बनखंडी की काली कोयल। अब यहाँ पर देखिए ये जो पूरा दिया गया है ना, यहाँ पर ये पंक्तियां दी गई हैं, इनमें ऐसे प्रश्न बन सकता है कि इनमें से किस जीव का नाम नहीं आया, इन पंक्तियों में कौन सा जीव का नाम आया है या फिर किसका नहीं आया। तो जंगली जंतु, गाय, बनखंडी और काली कोयल। तो बनखंडी और काली कोयल को ध्यान रखिएगा। तो पंक्तियां हैं कि अस्त्रीय जन्म काई दीधौ महेश
अवर जन्म थारई घड़ा रे नरेश, रानी न सिरजी रोकड़ी, घड़ा न सिरजी धौली गाई, बन खंड काली कोयली, हऊ बई सती अम्बा, नई चंपा की डाल, भस्ती दास बिजोरड़ी। तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये कहाँ से हैं, बीसल देव रासो की पंक्तियां हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसकी व्याख्या है क्या कि यदि मैं काली कोयल होती तो स्वच्छंदता पूर्वक चंपा की डाल पर बैठती। तो देखिए अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि इस पंक्ति के माध्यम से जो नायिका राजमती है वो कहाँ पर बैठने की आकांक्षा रखती है, तो चंपा की डाल पर। अंगूर और बिजौरी खाती, यानी खाने की क्या आकांक्षा रखती, तो बैठने की आकांक्षा चंपा की डाल पर। और कब, जब काली कोयल होती तो चंपा की डाल पर बैठती और अंगूर और बिजौरी खाती। यहाँ कितनी परतंत्र हूँ। अब वह विधाता को उलाहना देती है, क्या कहती है कि आंजड़ी काई न सिर जीय करतार, सेत कमावती स्यों भरतार, पहिरण आछी लोवणी, तुंग तुरिय जिम भीड़ती गाय, साई लेती सामुही, हंसी हंसी बूझत प्रिय की बात। यानी कि अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि अगर आदमी बनाना था तो जाटनी क्यों ना बनाया, अगर आदमी बनाना था तो जाटनी क्यों ना बनाया। जाटनी होकर पति के संग संग खेती करती, लोवड़ी पहनती, अपने शरीर से प्रिय के शरीर का गाढ़ा स्पर्श करती, हंस हंस कर उससे बातें करती। सामंती कौलिन्य की परतंत्रता से मुक्त होकर पति का संग साथ, उसके साथ काम करने का सुख कितना आनंदमय होता। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भी बीसल देव रासो की पंक्तियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कर्म संकुल जीवन में स्पर्शानुभूति और बतरस के सुख का क्या कहना, यानी कर्ममय जीवन के सुख का ऐसा ही चित्रण रहीम ने किया है। अब देखिए रहीम की पंक्तियां यहाँ पर हैं कि आगी लागी घर जरिगा, अति सुख कीन, और पिए के हाथ घड़िलवा भरी भरी दीन। यानी कि घर में आग लगने से क्या हो गया, अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया, क्योंकि जो है नायिका कहती है कि घर में हमारे आग लगी तो बहुत अच्छा, बहुत सुख मिल गया। क्यों, क्योंकि बार बार जो है अपने पति के हाथों में या अपने प्रिय के हाथों में पानी भर भर के घड़ों को हमने दिया, जिससे उसका स्पर्श हमको मिला। तो यानी कर्ममय जीवन के जो सुख का जो चित्रण है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब देखिए प्रिय के उड़ीसा से लौटने के बाद राजमती पुनः मुखर होती। तो अब ये भी बीसल देव रासो की पंक्तियां हैं कि तई तऊ उलग जाई किसऊ की यौनाह, और मोडी शीस न दीन यऊ बाह, कठिन पऊहर न मिल्या, तऊ अंग से अंग न मिडियऊ राऊ, जंग जुगल जोड्या नहीं, राऊ जी से जी बिछाए न खेलिया खेली। यानी कि हे नाथ 12 वर्ष तक मुझसे अलग होकर तुमने क्या किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 12 वर्ष आया है इस संख्या को ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्ल जी ने यह माना है कि जो बीसल देव रासो उड़ीसा गया था वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए गया था, जबकि यहाँ पर बच्चन जी कितना वर्ष मान रहे हैं, 12 वर्ष। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजमती को छोड़ करके या राजमती से जो है विरक्त होकर के बीसल देव कितने दिनों के लिए उड़ीसा जाता है। तो बच्चन जी ने 12 वर्ष माना है और शुक्ल जी ने 1 वर्ष माना है। अब इसकी व्याख्या है कि हे नाथ 12 वर्ष तक मुझसे अलग होकर तुमने क्या किया। ना तो स्त्री की बाहों पर सिर रखकर सोए और ना कठिन पयोधरों का मर्दन किया, ना तो अंग से अंग मिलाया, जंग युग्म को जोड़ा नहीं, और ना सेज बिछाकर रति क्रीड़ा की। विरह के समय वह कर्म सुख की कल्पना करती है, किंतु मिलन के समय सामंती केली क्रीड़ा का अवसर खो देने पर पश्चाताप। इस सुख का नाम है सामंती जीवन। किंतु एक सामंती जीवन और भी था, क्या कि तिखा तुरिय न माडिया, गोरी गलिना लग्गू, कहाँ वीर श्रृंगार का समवाय और कहाँ स्थूल शरीर का संबंध। यानी कि जो सामंती जीवन की जो झलक है शौर्य और विलासितापूर्ण जीवन में, उसमें जब शौर्य था तब विलासिता नहीं थी, अब विलासिता है तो शौर्य नहीं था। तो वही कह रहे हैं कि दोनों का एक साथ होना बहुत आवश्यक है। तो रासों की भाषा पर, अब देखिए यहाँ पर भाषा है, तो रासों की भाषा पर विचार करने के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक तत्व उसके काल का अनिर्णित रह जाना है। यानी कि भाषा का निर्धारण तभी किया जा सकता है जब ये पता चल जाए कि वह किस समय उसकी रचना हुई थी। तो उसका समय नहीं ज्ञात हो पाता, यही कारण है कि उसकी भाषा का जो है
विचार नहीं हो पाता है। उसे 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया। गे होने के कारण लोककंठ इसे बराबर बदलता गया होगा। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि उसे 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया, यानी कि इसकी रचना का समय क्या मानते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन इसका रचना काल जो है बच्चन जी क्या मानते हैं कि 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया होगा। अब गेय होने के कारण लोककंठ, लोककंठ यानी जैसे मान लिया हमारे गाँवों में एक कोई गीत गाता है, तो जितने लोग एक गीत को गाएंगे उनके उन गीतों में क्या होगा, हर व्यक्ति के जो गीत रहेंगे एक ही गीत में अलग अलग शब्द जुड़ते चले जाएंगे। कोई अपने तरीके से कुछ बोलेगा, कोई अपने तरीके से कुछ बोलेगा। तो यहाँ पर लोककंठ का मतलब वही है, यानी कि जो लोक में लोग गाते थे, कोई गाना कोई गीत आया और वो परंपरा से चलता चला आ रहा है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर जाएगा तो उसमें शब्दों का जो चयन है, शब्दों का परिवर्तन है वो होता चला जाएगा। तो यही कारण है कि गेय होने के कारण यानी गाने योग्य होने के कारण लोककंठ यानी जो समाज के लोग गाते थे, इसके कारण इसकी भाषा भी बदलती गई। फिर भी पुरानी भाषा यानी अपभ्रंश का प्रभाव बना हुआ है, यानी कि जो बीसल देव की भाषा है वो कैसी पुरानी भाषा यानी अपभ्रंश का प्रभाव है इस पर। हिंदी भाषा का उदय परसर्गों के साथ होता है, यानी परसर्ग यानी कि जैसे कि उसके साथ में क्या लगे रहते हैं, कारक चिन्ह लगे रहते हैं ना। जैसे कहा गया, जैसे संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत में परसर्ग हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो उनके साथ जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि संस्कृत को संयोगात्मक भाषा कहते हैं। और हिंदी में क्या होता है, हमें परसर्ग अलग अलग दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो इसमें ने शब्द आ जाता, तो ने क्या है, ने हमें कारक चिन्ह दिख जाता है, लेकिन यही चीज़ हमें संस्कृत में नहीं दिखाई पड़ती जब संस्कृत का हम संस्कृत में करते हैं। तो यही कारण है कि हिंदी भाषा का उदय कैसा होता है, परसर्गों के साथ होता है। इसमें परसर्गों का प्रयोग हुआ है, किसमें, पुरानी भाषा यानी अपभ्रंश में। अतः इसकी भाषा 15वीं शताब्दी के पूर्व की नहीं हो सकती। इसमें परसर्गों और विभक्तियों की विचित्र खिचड़ी देखी जा सकती है, यानी जो परसर्ग हैं यानी जो कारक वाली बात है और विभक्तियां हैं कारक हैं, उनकी विचित्र खिचड़ी देखी जा सकती है। किसमें, तो बीसल देव रासों के बारे में। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि किस रचना के बारे में बच्चन जी कहते हैं कि इसमें परसर्गों और विभक्तियों की विचित्र खिचड़ी देखी जा सकती है और इसकी भाषा 15वीं शताब्दी के पूर्व की नहीं हो सकती। तो ये पूरा जो कथन यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है, बीसल देव के बारे में बच्चन जी ने कहा है। अब देखिए, गोरड़ी, जोगिनियों, कंचौ, हस्ते, दिठी, अजमेरी, देसी आदि विभक्तियों के उदाहरण हैं। तो उलगाड़ा की, मनमाहे, स्वामी शिव, हे घड़ आदि परसर्गों के है कि अर्थ में डिंगल में छल का प्रयोग होता है, यानी अगर डिंगल में कहा जाए तो जब है शब्द का प्रयोग आएगा तो वहाँ छल होगा। मंदिर, सुंदरी, अंग, अमृत, पक्ष, कुवचन, कलंक, वेदना, नवल, मृगलोचनी, हस्ती, लंबोदर आदि तत्सम शब्द उसी प्रकार आ गए हैं जिस प्रकार परवर्ती अपभ्रंश में। यानी कि कुछ शब्द जो इनमें हमने सारे शब्द पढ़े, इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अपभ्रंश के हैं और वो उनको बीसल देव रासों में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन ये तत्सम शब्द भी जो परिवर्ती अपभ्रंश में प्रयोग होते थे वो भी बीसल देव रासों में देखने को मिल जाता है। यही कारण है कि बच्चन जी कहते हैं कि इसमें परसर्गों और विभक्तियों की विचित्र खिचड़ी देखी जा सकती है। वैसे हमें इन शब्दों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस भाषा का जो है विचार करना है कि ये भाषा कब की हो सकती है और उस समय की भाषा की विशेषता क्या रही होगी। कुछ संस्कृत के शब्दों का तद्भवीकरण भी कर लिया गया है, जैसे बांगड़, पंडिया, सबद, जोगी आदि। कुछ खांटी देशज शब्द हैं, जैसे डावड़ी, पाहिल्या, करई, बैल, आसपी, कुल्हड़ वगैरह। ऐसे कुछ शब्द देशी नाम माला में भी आए हैं। विभक्तियों, परसर्गों, तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों के आधार पर रासों की उपलब्ध पांडुलिपि की भाषा आधुनिक आर्य भाषाओं के आविर्भाव के किंचित पूर्व की मानी जा सकती हैं और लोक काव्य परंपरा में ढोला मारूरा दोहा भी उल्लेख्य है। तो देखिए, ढोला मारूरा दोहा जो है ये इसके रचनाकार कल्लोल कवि हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कल्लोल ने लिखी है, ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी क्योंकि पृथ्वीराज रासो भी काफ़ी बड़ा है और इसके लिए भी काफ़ी तथ्यात्मक पढ़ना पड़ेगा। तो आज की कक्षा यहीं तक, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो से। और आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी, हमारा ये प्रयास आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने विचार, सुविचार या जो भी सुधारात्मक कदम मेरे द्वारा उठाए जाने चाहिए उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि हमारी ये सीरीज आपके मतलब की हैं, आपको अच्छा लाभ दे पा रही हैं, तो इनको शेयर भी करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें जो है प्रोत्साहित करते रहिए ऐसे ही, और हम निश्चित ही
पूरी पुस्तक को ख़त्म करेंगे। तो आज की कक्षा को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।